नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग प्रतिशय व्याधि जो आजकल बहुत ज्यादा पाया जा रहा है इस पर चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को सभी को मालूम है कि वसंत ऋतु चल रहा है। तो वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप का काल है, क्योंकि पहले ठंडी थी, उसके बाद में सूर्य जो है सूर्य की गर्मी बढ़ने लगी है, तो जितना भी कफ है वो पिघलने लगा है। तो इसीलिए कफ के सारे रोग हमारे पास पेशेंट लेके आ रहे हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, फिर कफत ज्वर हो रहा है। कफ का सारा बीमारी भारत में ऐसा पाया जा रहा है। जितने भी ऋषि मुनि लोग थे उन्होंने भारत के हिसाब से ये अपना कफ का प्रकोप का काल, पित्त का प्रकोप का काल, वायु का प्रकोप का काल, ये हमारे ग्रंथों में ऋतु अनुसार दिया है। अब प्रतिशय के पेशेंट जो आए थे मेरे पास पिछले साल, उसका मैं अपना जितना भी केस है वो आप लोगों से शेयर करूंगा, और ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा हेतु निकालने में, उसके बाद में लक्षण समझने में, उसके बाद में संप्राप्ति भंग करने में। तो मेरे केसेस में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। प्रतिशय के पेशेंट जो मेरे पास 2023 में आए थे, और वो भी यही सीजन में उनको रिजल्ट आया है, इसीलिए मैं आप लोगों से वो चीजें बताने के लिए आया हूँ। तो प्रतिशय जो रहता है उसमें कभी कभी कृमि का संसर्ग रहता है, मतलब इन्फेक्शंस रहते हैं, और आयुर्वेद की चिकित्सा से 100% उनको फायदा होता है। तो चिकित्सा तो अनेक प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम विधि युक्त लंघन करें, मतलब पेशेंट को बोलेंगे कुछ नहीं खाएं, या दो तीन टाइप के लंघन होते हैं, या तो हम बोले कि कुछ ना खाएं, या बोलेंगे कि आप केवल यूष पी के रहिए, षडंगोदक पी के रहिए, शुंठी सिद्ध जल पी के रहिए, गर्म पानी पी के रहिए, आम का पचन होना चाहिए। तो लंघन करके भी हो सकता है फायदा, और नहीं तो शाम का खाना नहीं खाना है, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, इस तरह से भी खाए तो पेशेंट को काफी हद तक फायदा होता है। अभी मेरे पास पिछले साल, मैं अपने केसेस बता रहा हूँ, बाकी आप लोग भी बताइएगा। हाँ, मेरे को रह गया था वो पल्लवी मैम का नाम याद रख के, याद आया मुझे मंत्र भेजना है, मुझे याद दिलाएगा। मैं भूल गया था, मुझे मंत्र भेजना है। जिन लोगों के पास पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको और पेशेंट बुलाने हैं उनके लिए मैं मंत्र दूंगा, वो मैं बाद में करूंगा, मेल पे भेजूंगा। तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी पिछले साल इसी टाइम पे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। उनका एज था 49 ईयर्स, और मेनोपॉज उनका एक साल पहले हो चुका था। लेडी पेशेंट थी, और वो एक टीचर थी। उनकी प्रकृति मैंने देखी तो पित्त प्रधान कफानुबंधी था। उनका न प्रतिशय था, साइनोसाइटिस था। और जैसे कि आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस, पूरा उनका पैक था, पूरा सर्दी जुकाम बहुत हो रहा था। मैंने उनका हेतु निकाला, तो केस टेकिंग में पता चला, पूरा केस टेकिंग डिटेल में लिया, पता चला कि उनका दही सेवन
सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू हो रहा है, मतलब इससे कफ का प्रकोप होता है। फिर मीठा चीजें बहुत ज्यादा खा रही थी, मिठाइयाँ बहुत खा रही थी। यहाँ पर कात्रज डेयरी करके एक है, बहुत फेमस है, कात्रज दूध। तो उसका वो मिठाई बहुत खा रही थी। दूध के पदार्थ जैसे कि श्रीखंड खा रही थी, आम्रखंड खा रही थी, मिठाइयाँ खा रही थी। फिर उसके बाद में मक्खन खा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, मीठी चीजें ज्यादा खा रही थी जो कफ का प्रकोप करते हैं। उसी तरह से वो तंदूर वगैरह भी खा लेती थी, लेकिन वो बासी खाना खाती थी, जो मतलब फर्मेंटेड है या फिर बासी है वो खाती थी। और उनके पास दिवाली के महीने का कुछ ऐसे स्नैक्स थे, जैसे कि महाराष्ट्र में लोग ये खाते हैं, फरसान रहता है, या फिर वो चकली खाते हैं। ऐसे दिवाली के टाइम का परियुषित पदार्थ, मतलब सड़ा हुआ बासी ऐसे स्नैक्स था, वो थोड़ा थोड़ा बार बार खा रही थी। उसके बाद में उनका विहार में ऐसा पता चला कि वो बहुत जर्नी करती थी, ट्रैवलिंग करती थी। और उन्होंने ये बीमारी होने के पहले नारियल तेल से शिरोअभ्यंग कराया था। और उन्होंने ये भी किया था कि वो ऐसे जगह पे जाती थी, मतलब ये व्याधि होने के पहले, जहां पर बादल छाए। जैसे कि कभी वो बैंगलोर में गई, कभी साउथ इंडिया में गई। तो ये व्याधि होने के पहले उनको ऐसे बादल छाए हुए थे, बारिश नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे देश में गई थी। और वहां से जब आई तो उनको कंटिन्यू प्रतिशाय छींके आना, जुकाम होना। फिर उसके बाद में मतलब साइनोसाइटिस का ही प्रॉब्लम था, लेकिन उनको आयुर्वेद ही लेना था, एलोपैथी लेके एंटीबायोटिक लेके उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर वो मेरे पास आई तो मैंने उनको देखा तो उसमें सुबह के टाइम पे उनका जो तालू का प्रदेश होता है, फोरहेड के पीछे सिर में, उसमें बहुत ज्यादा पेन था। आंखों में अक्षिकुट शोथ था, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। एक साइड में देखिए, ठीक है, एक साइड में इन्फ्लेम्ड है, तो वहां पे शोथ था। शिरो गुरुता था, मतलब हेड में बहुत हैवीनेस था, गुरुता। और उनको छींके आ रही थी बीच बीच में, और नाक से पानी आ रहा था, और पूरे बॉडी में पेन था। और उनको ड्राउजीनेस भी था, जिसको हम तंद्रा बोलेंगे, अल्प तंद्रा भी था। जीभ देखा तो साम था, जीभ कोटिंग था पूरा जीभ में। अग्नि उनका मन था, मल होता था साफ, लेकिन ठीक से नहीं होता था। ज्वर नहीं था। तो मैंने अपने हिसाब से उनका पहले मैंने ये देखा कि स्वेलिंग है, तो मैंने आम पाचक बटी तो दिया ही, लेकिन मैंने उनको पुनर्नवा मंडूर दिया, क्योंकि मुझे स्वेलिंग कम करना था। गर्म पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद पुनर्नवा मंडूर दिया, क्योंकि ये शोथग्न है। ये सोच के मैंने दिया कि सूजन थोड़ा कम करना है। उसके बाद में मैंने उनको पूरे दिन कुछ नहीं खाने को कहा, और मैंने कहा कि आपको चाय पीना है, ग्रीन टी पीजिए, और गर्म पानी पीजिए। बहुत प्यास लगे तो गर्म पानी पीना है, नहीं तो कुछ नहीं खाना है। अगर बहुत भूख लगती है तो पथ्यकर आहार में थोड़ा सा हल्का खाना खाना है, शाम को खाना नहीं खाना है। और दिन भर आपको जो काम करना है वो करिए। फिर दूसरे दिन वो आई तो उनका नाक बंद ही था, उनको वही पेन था सिर में, नाक से पानी आ ही रहा था, शिरो गौरव, अंगमर्द, तंद्रा, ये सब था ही। और यूरिन जो था उनका बहुत ज्यादा गंदा यूरिन हो रहा था, आविल। और ज्वर नहीं था। तो मैंने उनको क्या बोला, यही पुनर्नवा मंडूर। और उनको दूसरे दिन भी मैंने उनको लंघन कराया। बहुत तेज भूख लगी, क्योंकि अग्निमंद था। बहुत तेज भूख लगी तो थोड़ा सा खाना खाना है, और रात को खाना नहीं खाना है। और जैसे आप रोज का काम करिए वैसे करिए। तीसरे दिन आए तो उनका नाक पूरा ब्लॉक था, और सुबह से नाक में बहुत ज्यादा ऐसे थ्रेड की तरह तंतुल और स्त्यान, और पीला पीला नासा से स्त्राव हो रहा था। तो और उनको नींद जैसा फील हो रहा था, गुरुता हो रहा था। और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, रुक्षता हो रही थी, और मुंह का स्वाद कड़वा था। मतलब इतना सोचिए, इमेजिन करिए कि कितना उनके शरीर में आम था। 2 दिन के बाद लंघन करके थोड़ा खा के भी उनका आम का पचन नहीं हो रहा था, जीवा साम ही दिखाई दे रही थी। मैंने उनको कोई ज्यादा दवाई नहीं दिया, केवल आम पाचक बटी दिया और पुनर्नवा मंडूर दिया, केवल देखने के लिए। फिर मैंने कुछ चेंज किया 3 दिन के बाद, तो मैंने उनको महासुदर्शन घनवटी दिया उष्णोदक के साथ। और मैंने उनको नस से दिया, वो मेरा जो भ्रंशतु शवतुहर तेल है उसका नस से दिया। सुबह शाम एक एक कप शुंठी और मरीच डाल के उनको ग्रीन टी पीने को बोला, और उसमें दूध नहीं डालना है, और गर्म पानी दिया। फिर और उनको बोला कि आप थोड़ा सा घर में रेस्ट करिए। फिर उनका चौथे दिन ये सारा सिम्टम कम होने लगा,
और आंखों में जो स्वेलिंग था वो कम होने लगा। महासुदर्शन घनवटी जब ऐड किया तो ये इंप्रूवमेंट हो गया। जिह्वा थी वो वैसी कोटिंग थी, लेकिन थोड़ा सा कफ बहुत ज्यादा निकला एक ही बार सुबह। उसके बाद में मैंने उनको थोड़ा आरोग्यवर्धिनी वटी दे दिया, ऐड किया महासुदर्शन घनवटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, आम पाचक वटी, पुनर्नवा मंडूर, ये दे दिया। और चाय में तुलसी, शुंठी और मरीच ऐसा डाल के बिना दूध का बोला कि ये चाय पीना है। 5वें दिन उनका ये पूरी तरह से नाक बंद जो था वो ठीक हो गया, क्योंकि मैंने उनको ब्रंशतु शब्दवर तेल का नस से दिया था। और उनका कफ बहुत ज्यादा निकला। और फिर मतलब उनको अब ठीक लगने लगा, संप्राप्ति अब भंग हो रही थी। और जीवा थी वो 50% ही कोटिंग ऐसा लग रहा था। और थोड़ा थोड़ा साइड से लाला स्राव होने लगा, उनको भूख लगने लगा। फिर मैंने उनको कहा कि यष्टि मधु, तालिसादी चूर्ण मधु के साथ लीजिए थोड़ा थोड़ा। और नस्य में भ्रंशतु शब्दहर तेल का कंटिन्यू दिया। 6वें दिन उनको और अच्छा लगा, उनको पूरा कफ जो था वो कम हो गया। वाइट जो नाक से पानी आ रहा था वो कम हो गया। उनका जो गला ऐसे बैठा था वो ठीक हो गया। बुखार तो था ही नहीं। और आंखों में जो स्वेलिंग था और सूजन था वह कम हो गया। और उनका पेट अच्छे से और अच्छे से साफ होने लगा। उनका जो यूरिन है वो अच्छे से साफ होने लगा। और उसके बाद में उनको भूख जो था, भूख और प्यास अच्छे से खुल के लगने लगी। जब 6 दिन हो गया, पेशेंट को अच्छा लगने लगा, साइनस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मैंने सारा मेडिसिन बंद कर दिया। और उनको कहा कि दिन में एक ही बार खाना खाना है, वो भी कड़कड़ी। जब भूख लगे तो आधा पेट ही खाना खाना है। इस तरह से मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। 7 दिन में नस से कंटिन्यू रखा। नस से लेने से उनका पूरा साइनस जो है, फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये पूरी तरह से क्लीन हो गया। उसके बाद उनका प्रतिशय ठीक हो गया। ऐसा अनुभव और भी लोगों को आता होगा, आप लोगों को। आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइए। नहीं तो एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास अगर जाते हैं, तो जब ऋतु संधि काल होता है या ये वसंत ऋतु आता है, तो सभी को प्रतिशय होता है, सर्दी जुकाम होता है, कफ की बीमारियां होती हैं, बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है। क्योंकि क्या है, ठंडी में जो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु था, कफ संचित हुआ था शरीर में। अब सूर्य की गर्मी बढ़ रही है, तो अपने आप शरीर का कफ पिघल रहा है। कफ पिघल रहा है तो ये कफ प्रकोपक आहार, मतलब ऐसा आहार विहार तो करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा है कि सर्दी खांसी जुकाम होगा ही, ये प्राकृत है। इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि ये क्यों हो गया, होगा ही होगा। ठीक है। और दूसरा बात है कि अभी क्या लोग क्या कर रहे हैं, अपथ्य, कि आप लोग जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैंने ऐसे देखा है कि लोग ना गन्ने का रस बर्फ डाल डाल के पी रहे हैं। तो ये, या फिर फ्रूट जूसेस ले रहे हैं, गर्मी उतनी नहीं है लेकिन वो ले रहे हैं। और दही का सेवन कर रहे हैं, दीवा स्वाप कर रहे हैं, जबकि ये सब वर्ज्य बोला है। लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि ये कफ का प्रकोप का काल है। जो आयुर्वेद के लोग हैं उनको मालूम है। उसमें भी 90% ही लोग जो हैं वो मतलब इन सबको समझते हैं। 10% लोग तो बीएमएस करके भी उसको इग्नोर करते हैं, या उससे और भी ज्यादा मात्रा होगी कि वो ये सब चीज को मानते ही नहीं है कि ये सब क्या लिखा हुआ है। वो एलोपैथी के हिसाब से सोचते हैं, तो वो एंटीबायोटिक देते हैं, जो जीपी प्रैक्टिस करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स, एंटी हिस्टामिनिक्स ऐसे ड्रग देते हैं। सिट्रेजिन और एविल जैसे ड्रग देते हैं। और दूसरा क्या है कि उपशय अनुपशय, ज्यादातर एलोपैथी के डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 5 दिन अगर आपको सर्दी है तो आप एंटीबायोटिक मत लीजिए, अपने आप बॉडी रिकवर कर लेगी। लेकिन जीपी को चलाना है, जनरल प्रैक्टिस चलाना है, तो लोग एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक देते हैं, और उसके फिर साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से प्रतिशय का मैंने एक केस आप लोग के सामने बताया। अब इसका हेतु सेवन क्या मिला, तो कफ का बात कर हेतु से था। एक तो वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रही थी, दही का सेवन कर रही थी, मीठा चीज बहुत ज्यादा खा रही थी जो कफ बढ़ाता है। और वो जो फर्मेंटेड जो तंदूर वगैरह था बासी, वो खा रही थी। दूसरा वो दिवाली वाला चीजें 3-4 इतने दिन के बाद भी बासी चीजें खा रही थी। तो इस सब से क्या होगा, और वो भी प्रयुषित चीजें खा रही थी, अग्निमंद हो गया उससे। और अग्निमंद हो गया तो कफ का स्वस्थान में वृद्धि हुआ, मतलब क्लेदक कफ, फिर तर्पा कफ, सब अपने स्थान में कफ की वृद्धि हो गई, खासकर क्लेदक कफ की वृद्धि हो गई। और क्लेदक कफ इतना ज्यादा बढ़ गया तो उसने अग्नि को मंद कर दिया। अग्नि मंद होने की वजह से आम की निर्मित हुई। आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल।
और उसके बाद में उन्होंने जब जर्नी किया तो ठंडा पानी पी रही थी। और वायु का सेवन भी बहुत हो रहा था, बहुत ज्यादा उनके शरीर में वायु, क्योंकि वो ट्रेवलिंग कर रही थी, जहां पर भी वो ट्रेन से जा रही थी या जो भी, तो वो शीतल वायु उनको बार बार लग रहा था। कहीं कहीं वो ऐसे गई जहां पे बादल छाए थे, तो साम कफ की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो गई। और जहां जहां कफ संचित हुआ वहां वहां पेन होने लगा, गुरुता होने लगा, अक्षिकुट शोथ होने लगा। इसके साथ में उनको इन्फेक्शन भी हो गया, जिसको हम कृमि संसर्ग बोलेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो गया, कफ और वायु का अधिक्य हो गया, स्त्रोतोरोध हो गया। और इसके बाद में उनको प्रतिशय ऐसा हो गया। अब मैंने जो जो दवाई दिया उसका मैं ये बताता हूँ। जैसे कि मैंने पुनर्नवा मंडूर दिया। पुनर्नवा मंडूर जो है वो शोथग्न है, उसमें गोमूत्र की भावना दी हुई है पुनर्नवा मंडूर में। तो वह अगर अक्षिकुट शोथ है, पांडु का प्रत्यात्म लक्षण है। पांडु रोग में आंखों के चारों ओर स्वेलिंग होता है। तो जब हम लोग पुनर्नवा मंडूर देते हैं तो, और वो भी गोमूत्र की भावना वाला, तो अक्षिकुट शोथ को वो कम कर देता है। इस तरह से मैंने आम पाचक वटी दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत दिवाली का सब चकली और ये फरसान वगैरह खाया था। आम का पचन होना बहुत जरूरी था। साम जीवा थी उनको, अंगमर्द था, शिरोगौरव था, इसलिए मैंने आम पाचक वटी दिया, वो आम का पचन किया। आरोग्यवर्धनी वटी इसलिए दिया क्योंकि वो तिक्त रसात्मक है, अग्नि को बढ़ाता है, ज्वरग्न है, पाचक है, कृमिग्न है, और मल की शुद्धि करता है, पेट को अच्छे से साफ करता है, इसलिए आरोग्यवर्धनी वटी दिया। फिर महासुदर्शन घन वटी इसलिए दिया क्योंकि वह तिक्त रसात्मक मतलब है वो महासुदर्शन घन वटी, और वह साम अवस्था में बहुत अच्छा काम करता है, कफ पित्त में भी उपयोगी है। और वह सामता में या साम कफ को पूरी तरह से ठीक कर देता है, मतलब पचा देता है। फिर उसके बाद में मैंने यष्टि मधु, तालिसादी चूर्ण, ये सब दिया कि कफ का निष्कासन हो, कफ का शोधन हो, जो स्थानिक कफ संचित हुआ था उसको निकालने के लिए किया। और मैंने इनको शाम को खाने के लिए नहीं बोला, कुछ नहीं खाना है या लंघन करना है। इससे क्या हो गया कि उनका तंद्रा वगैरह था वो सब नष्ट हो गया। और उनको सिर से स्नान करने को मना किया, दिन में सोना बंद किया, दही खाना बंद किया। और वो जो सड़ा हुआ परियुषित अन्न खा रही थी दिवाली का, जो भी मिठाई वगैरह था वो सब बंद किया। मिठाई वो जो खा रही थी दूध के बने हुए पदार्थ, जैसे कि वो श्रीखंड, आम्रखंड, वसंत ऋतु में नहीं खाना चाहिए, वो खा रही थी, वो बंद कर दिया। इस तरह से जब मैंने कम दवाइयों में उनका चिकित्सा किया तो पेशेंट ठीक हो गया। ऐसे आप लोग के पास कोई पेशेंट आए, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं प्रतिशय के पेशेंट में आप लोगों ने कैसे किया? हाँ, और मैंने भ्रंशतु शक्तुहर तेल का नस से दिया, उससे पूरा शिरोविरेचन हो गया, पूरे साइनसेस खुल गए, 7 दिन में वो पूरा पेशेंट ठीक हो गई। ऐसे सूरज जी आप कुछ बताना चाहेंगे, ऐसे केसेस अपने अपने सर के पास देखे हैं? हाँ सर, मतलब देखे मैंने भी, मतलब वसंत ऋतु में देखे। तो सर इनमें हमारे सर ने तो बताया था कि मतलब प्रतिशय में 3 कंडीशन बताई थी मेरे को कि पहली कंडीशन जिसमें मतलब बहुत सारी मतलब शिंक आती है, और नाक से मतलब पतला पतला पानी आता है। और दूसरी कंडीशन में पीला पीला बहुत कफ आता है। और तीसरी कंडीशन में पीला कफ और मतलब चिपचिपा कफ आता है। तो जिस कंडीशन में मतलब नाक से पतला पानी आता है और शिंका बहुत आती है, वो वातज कंडीशन। जिसमें पीला कफ आता है, सिर्फ पीला कफ, वो पित्तज वाली कंडीशन बताई थी। और जिसमें पीला कफ और चिपचिपा कफ हो ज्यादा, तो वो कफज कंडीशन बताई थी। तो सर इसमें तो हमारे इधर एक फॉर्मूला है वैसे, मतलब गोदंती गोदंती भस्म अंगमर्द प्रशमन और महासुदर्शन, ऐसे मतलब एक कॉम्बिनेशन में आम पाचक जैसे एक गोली है, वो देते हैं आम पाचन के लिए। और 2-3 दिन बाद मतलब दीपन पाचन होने के बाद मतलब नस से दिया जाता है। और वैसे ही मतलब आम पाचन पे ज्यादा ये किया जाता है, मतलब क्योंकि हमारे सर ने बोला था कि जब आमाशय में आम बढ़ता है तो वो पहले मतलब फुफ्फुस पे जाता है, मतलब फुफ्फुस की, जब मतलब आमाशय स्थान में आम की वृद्धि होती है तो वो पहले मतलब फुफ्फुस में जाता है, फिर मतलब नासा मार्ग में जाता है। तो हम आमाशय में आम का पचन करें तो वो आशय अपशय गति से, वो जो आम है जो मतलब नासा मार्ग में है या फुफ्फुस मार्ग में है, आमाशय के आम का पाचन हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिक नीचे आमाशय में आ जाएगा। और फिर रेचन के लिए कुछ तो देंगे, आविपत्ति कर या कोई और ड्रग, मतलब ऐसे हो जाता है।
और नस्य 2-3 दिन बाद मतलब दीपन पाचन होने के बाद थोड़ी निरामावस्था में देंगे तो मतलब शीरो विरेचन हो जाएगा और हो जाते हैं फिर ठीक पेशेंट। सही बताया आपने, सही बताया। और क्या दवाई देते थे आपके सर? सर एक मतलब रेवनवार सर योग मतलब हमारे सर एक वैद्य जी के पास मतलब सीखने जाते थे ना, तब उन वैद्य जी ने मतलब एक आम पाचक जैसा मतलब आपके आम पाचक वटी है ना उसके कंटेंट्स नहीं मालूम मेरे को, पर हमारे सर मतलब आम पाचन के लिए ना एक कॉमन ड्रग यूज करते हैं मतलब बहुत सारे पेशेंट में, जिसमें अंगमर्द प्रशमन है, कुछ तो महाकषाय में सा, गोदंती भस्म और महासुदर्शन वटी, इसका मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन और एक दो कंटेंट रहेंगे। इसका मतलब आम पाचक वटी जैसा ही मतलब इसका रोल रहता है कि आम का पाचन करने का है। और यही मतलब कभी कभी सीतोपलादी चूर्ण भी यूज करते हैं कंडीशन के हिसाब से। और अभी इतना नहीं, पर यही। बहुत सही बताया आपने। डॉक्टर पल्लवी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस टॉपिक पर? हाँ सर, प्रतिशय के केस में अगर वात और कफ की संप्राप्ति होती है तो वहां पे ज्यादा चीखे आना और पानी बहना ये ज्यादातर दिखने को मिलता है, और शरीर में भारीपन रहता है। तो उसमें सर मैं लक्ष्मी विलास रस यूज करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पानी कम हो जाने के बाद मैं वचा तेल का नस्य कंटिन्यू करने को बोलती हूँ 42 डेज के लिए। और अगर पित्त और कफ का संप्राप्ति रहेगा, मतलब वहां पे पित्त भी है, पित्त भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और कफ भी है, तो वहां पे मैं सर त्रिभुवन कीर्ति रस, सुदशेखर रस और सुदर्शन घनवटी यूज करती हूँ, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कभी कभी पेशेंट बोलता है कि खाना भी नहीं, भूख नहीं लग रही है, तो उस टाइम पे ताली सादी चूर्ण के साथ में गोदंती भस्म है या तो टंकण भस्म है या तो अभ्रक भस्म है, वो कॉम्बिनेशन देती हूँ। और अगर पेशेंट बोलता है कि भूख अच्छी लग रही है तो फिर मैं सीतोपलादी यूज करती हूँ, यही सब डाल के। तो सर पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। और जब साइनोसाइटिस आता है तो एब्रो के ऊपर, आंखों के नीचे और नाक के नीचे उनको दर्द रहता है, क्योंकि वो जो सर्दी है वो साइनस में जाके बैठती है फोरहेड पे। तो उनको मैं नस्य कराती हूँ, फिर उसमें कभी कापूर डाल के या तो विक्स डाल के उनको बोलती हूँ कि घर में अगर आप बाफ स्टीम लेंगे तो फिर वो साइनस में से जो कफ जमा है वो पिघल के बाहर आ जाएगा और हल्कापन लगेगा। और अगर थ्रोट में इन्फेक्शन है, कभी कभार वो बोलते हैं कि गले में भी इन्फेक्शन लग रहा है, तो उस टाइम पे मैं सूक्ष्म त्रिफला भी यूज करती हूँ। और अगर पित्त का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है और पानी ज्यादा बह रहा है तो मैं कामधुदा भी यूज करती हूँ। और अगर पेशेंट बोलता है कि कॉन्स्टिपेशन भी है तो मैं चित्र खरीदकी यूज करती हूँ। तो जब पेट साफ होता है तो अपने आप से सर्दी भी रुक जाती है, तो पेट साफ होने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और कभी कभी ऐसे मैंने देखा है कि जब पेशेंट हमेशा थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, पेट में जब खराबी रहती है हमेशा, वो आव आव पड़ने बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, हम समझ गए, आओ पढ़ना। हाँ। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में भी मैंने देखा है कि उनको हमेशा सर्दी रहती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा संजीवनी वटी अगर दिया जाए, थोड़ा सा पेट का आम पाचन करके और थोड़ा सा उनको अच्छे से ग्रहणी के ऊपर काम करके अनुलोमन वगैरह द्रव्य दे के, द्राक्षासव वगैरह दे के, और उसके साथ फिर थोड़ा सा इसके ऊपर भी काम किया, सर्दी के ऊपर भी दवाई दी, तो फिर उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सर। बस कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट आके ऐसे मुझे बोलता है कि हेतु तो 2-3 मिलते ही है उसमें, कि हम गांव जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं सर्दी रहती, मुंबई में आते हैं तो सर्दी चालू हो जाती है पथ्य पालन करने के बाद भी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का मुंबई का जो एटमोस्फियर है उसमें एक तो मॉइस्चर ज्यादा है, क्योंकि खारे पानी की हवा है, समंदर हमारे बहुत ही पास है, तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगता है।
कि ये खाने थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के वजह से ये बार बार सर्दी हो गई है, तो उनको मैं फिर ट्रीटमेंट करा के सर्दी खांसी कम करके उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर मैं कंटकारी अवलेह है, च्यवनप्राश है, या तो रसायन है, आमल की रसायन है, ब्रह्म रसायन है, ये ऐसे अलग अलग रसायन देती हूँ कि जैसे उनका इम्यूनिटी अच्छा मेंटेन हो जाएगा, तो ये बार बार रिकरेंसी आएगी नहीं। जो बोलते हैं कि हम गाँव जाते हैं तो कुछ भी खाएंगे तो कुछ होता नहीं, लेकिन मुंबई में आके उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा मैं विचार करती हूँ सर। सही बताया आपने, सही बताया। अभी हमारे ग्रंथकारों ने बहुत अभ्यास किया है ऐसे केसेस में। तो जो मधुकोशकार हैं, जिन्होंने माधव निदान पे टीका लिखे हैं, मधुकोश टीका, उन्होंने इस पे सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु ऐसा बताया। उसको मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। एक होता है सद्योजनक हेतु और एक होता है चय पूर्वक हेतु। सद्योजनक हेतु है कि अगर किसी ने दही खा लिया, मतलब इसमें स्थान वैगुण्य तो है, लेकिन इसमें दोषों की चय वगैरह, चय संचय प्रकोप प्रसर, इसका वो अपेक्षा नहीं करता। वो एलर्जी कंडीशन में तुरंत ही हो जाता है। जैसे कि किसी ने ठंडा चीज पिया, अभी गए, धूप है, थोड़ा गन्ने का रस पी लिया बर्फ डाल के, उनको सर्दी जुकाम प्रतिशय हो जाएगा। धूप में बहुत ज्यादा घूमना, ये भी कारण हो सकता है। मल मूत्र वेग का अवरोध करना, दही खाना, आइसक्रीम खाना। आजकल कैसा है ना कि आइसक्रीम वाले के पास जाके आप देखिए इतनी भीड़ लगी रहती है, तो वो बादाम शेक और ठंडा ठंडा चिल्ड, कफ प्रकोपक काल है, थोड़ा नहीं खाएंगे, पूरा फैमिली पैक आइसक्रीम लेके आएंगे और सब खाएंगे। तो इस, और या फिर शिरोबिताप हो गया, धूल में बहुत ज्यादा घूमना, धूप में घूमना, धुआं धुआं है वहां पे घूमना, ये सब है सद्योजनक हेतु। या फिर वो पेशेंट के कुछ एलर्जी कंडीशन है, कुछ कुछ एलर्जेंस है, उसको तकलीफ देते हैं, तो ये होता है सद्योजनक हेतु। दूसरा होता है चय पूर्वक हेतु। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रसर होता है। तो फिर उसके हिसाब से अभी जो वसंत ऋतु है उसमें सभी को ज्यादातर सर्दी जुकाम, गला बैठना, ये सब हो रहा है। तो ये होता है चय पूर्वक हेतु। इसमें अगर कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन बंद नहीं किया तो ये हेतु हो जाते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो और क्या क्या होता है जिसकी वजह से प्रतिशय होता है। तो लोगों को क्या आदत रहती है, सुबह उठने के बाद ठंडा पानी पीना है, शीतांबु पान सेवन। उनको अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। उठने के बाद 1 लीटर ठंडा पानी पीते हैं जिससे अच्छे से पेट साफ हो जाए। उसी तरह से ऋतु वैषम्य होना, और उसके बाद में रात्रि जागरण करना। आजकल मोबाइल आ गया है तो नींद नहीं आती है। लोग पहले के जमाने में खेलते थे, कूदते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे, बात बतियाते थे। आजकल कुछ है नहीं, सब लोग आइसोलेटेड हैं। और आजकल कैसे फ्लैट में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो या रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम के, तो उससे रात्रि जागरण बहुत ज्यादा हो जाता है। दिवा स्वैप करते हैं, फिर दिवा स्वैप मतलब सूर्योदय के 5 मिनट बाद भी, 1 मिनट बाद भी सूर्योदय के बाद जो सोता है वो दिवा स्वैप रहता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो टाइम पे उठना नहीं है, ये भी कारण होता है। ठंडा पानी पीना, बाहर से घूम घूम के आए, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, फ्रिज खोला और ठंडा पानी पी रहे हैं। पहले लोग मटके का पानी पीते थे, आज वो मटका उटका कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। ठंडा पानी पीना है, चिल्ड वाटर, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, आइसक्रीम खाना है। फिर सुबह ओस में घूमना, ये भी कारण होता है। बहुत देर तक पानी में स्विमिंग करना, या फिर मुंह को बिना ढके सुबह ठंडी हवा में घूमना। सिर नीचे करके सोना, सिर के नीचे तकिया न लेते हुए या बहुत ऊंचा तकिया लेके सोना। हमेशा एक ही कुर्सी पे सोना, एक साइड में ही सोना। और खुली हवा में लोग क्या करते हैं, गांव में खुली हवा में सोएंगे तो मुंह खोलकर सोना, यह भी प्रतिशय का कारण होता है। खाने में मधुर, गुरु, शीत, रुक्ष और अभिसंधि पदार्थों का अति सेवन करना। अभिसंधि पदार्थ मतलब आप लोग देखेंगे सभी सिटीज में लोग मिल्क शेक पी रहे हैं। जैसे कि कोई संतरा हो गया, उसको दूध में डाल के मिल्क शेक बना के वो पी रहे हैं, और अति प्रमाण में, अति ठंडा। तो या फिर जो भी मिक्स फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, या मिक्स फ्रूट का मिल्क शेक बना के पी रहे हैं लोग, तो ये सारा अभिसंधि होता है। या नमक वाली चीजें ज्यादा खाना, वो अभिसंधि होता है। भैंस का दूध ज्यादा लेना, ये अभिसंधि होता है। अजीर्ण होने के बाद भी खाना खाना, और खाना खाने के बाद तुरंत ही सो जाना। लोग रात को टीवी देखते हैं, अच्छा सीरियल देखते हैं, न्यूज देखते हैं, खाते खाते ही फिर सो जाते हैं, थोड़ा भी वॉक नहीं करते, कुछ नहीं। या खाने के बाद तुरंत स्नान करना, ये सब वर्ज्य है। लोग बहुत क्या करते हैं सिटी में कि पहले तो उठेंगे,
लेट उठेंगे, और मतलब लेट मतलब सूर्योदय के बाद, उसको लेट बोल रहे हैं। उठने के बाद पहले नाश्ता करेंगे ब्रश करके, और उसके बाद नहा लेंगे तुरंत, यह भी प्रतिशय का कारण होता है। फिर अत्यंबुपान, ये हमारे एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये गलत धारणाएं बताई गई हैं कि आपके पेट में जैसे वॉशरूम में पानी डालते हैं ना, वैसे आप पानी पीजिए। 5 से 10 लीटर दिन भर में पानी पीना है। जैसे कि वो टॉनिक है, उसको अग्नि का कुछ वो नहीं है, एलोपैथी में कुछ नहीं है, तो आप 10-10 लीटर पानी पियेंगे तो वो प्रतिशय करेगा ही। उसी तरह से खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना, यह भी प्रतिशय का हेतु मिलता है। प्रतिशय का मतलब ये होता है कि कफादी दोषों की वृद्धि हो जाती है, और वायु भी प्रकोपित होता है, वायु का विमार्गमन होता है, और वायु क्या करता है, कफ आदि दोषों को नासिका में, उर में लेके जाता है, जो आमाशय मेन स्थान है उसका, वहां से क्लेदा कफ को लेके जाता है। और जिस तरह से कुआं होता है, विहीर होता है, कुआं में अगर पानी ज्यादा बढ़ जाए तो वो दीवारों पे ऊपर ऊपर चढ़ जाता है, वैसे अगर कफ ज्यादा बन जाए तो वह पूरे लंग्स में ज्यादा फैल जाएगा, और वो बढ़ के नासिका में भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, वहां पर भी बढ़ जाता है। सिर में तर्पा कफ है, वहां पर भी कफ जमा होता है, इसलिए शिरोगुरुता होती है। आंखों के पास साइनसेस है, वहां पर भी श्लेष्मल कला होती है, वहां पर भी कफ जाके बैठ जाता है। पूरे बॉडी में भी कफ है तो अंग मर्द होता है। ऐसे हर जगह में कफ जमा होता है खासकर, और नाक से पानी होने लगता है, क्योंकि कंजेशन इतना ज्यादा होता है, ब्लॉकेज होता है, और कफ का द्रव गुण बढ़ा हुआ है ना, स्थिरता बड़ी है, और वो बहुत ज्यादा डीपली एनरूटेड है, तो नाक से बार बार पानी आता है। जैसे प्रतिशय में अतिसार हो गया है, जैसे लूज मोशन होता है, वैसे नाक से भी पानी आ रहा है। उसी तरह से ये जो प्रतिशय है, इसको बोला जाता है कि ये अनेक रोगों का मूल कारण है, क्योंकि चरक संहिता में बताया है कि प्रतिशायत अथो कासः, कासः संजायते क्षयः, क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्य उपजायते। मतलब प्रतिशय से खांसी होती है, खांसी से क्षय रोग होता है, राज्यक्षमा क्षय रोग होता है, और क्षय रोग से शोष होता है। मतलब ये प्रतिशय मेन शुरुआत होती है। स्नीजिंग होना, ये सब पहले शुरू होता है, स्नीजिंग होना, फिर आगे आगे साइनोसाइटिस होना, रेनाइटिस होना, फिर ये बढ़ जाता है। मैं और बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों का भी सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? प्रतिशय पे आपका क्या विचार है? वीना मैम, आरती मैम, हाँ माधुरी मैम, हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, अभी कफज प्रतिष्ठाय में तो मैं संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति, हरितकी, पिंपड़ी, भल्लातक, योगराज, योगराज फोर्ट, सिमको की है, उसमें भल्लातक है, ऐसा यूज करती हूँ। और योग शास्त्र में का जलनेति में सिखाती हूँ पेशेंट को। और नस्य तो देती ही हूँ, वचा तेल का, अणु तेल का नस्य देती हूँ। कभी कभी वचा का प्रधमन नस्य भी देती हूँ, घुत लगा के, स्नेहन स्वेदन दे के नासा को। और जलनेति के साथ ही थोड़ी सर्दी कम होने के बाद जलनेति सिखाती हूँ। और बाद में कपालभाति सिखाती हूँ, तो बार बार सर्दी नहीं आती। कपालभाति में भी 20 या 22 स्ट्रोक करके उसके बाद शीतली प्राणायाम करना पड़ता है, तो वो भी मैं बोल देती हूँ, उससे पुनः पुनः सर्दी नहीं होती सर। ऐसा ट्रीटमेंट देती हूँ। और कुमारी आसव, अमृतारिष्ठ, वासावलेह, जी ऐसे अभी कफज अभी वसंत ऋतु में। और वसंत ऋतु के आहार और विहार, वसंत ऋतुचर्या का पालन बोलती हूँ सर। जी, सही उष्ण बता। जल, जी विश्वा, जी विश्वा पानी में ही, पीने के पानी में ही, पानी उबालते टाइम ही विश्वा डाल के वो दिन भर पानी वो ही पीना। अलग आरोग्यवर्धिनी भी देती हूँ, देख देख के पेशेंट को। हाँ विश्वा सर। क्या है? विश्वा शुंठी, शुंठी, शुंठी। शुंठी को विश्वा, विश्व भेषज्य, ये सब बोलते हैं। द्रव्य गुण में आप भाव प्रकाश निघंटु का बुक निकालिए, हम लोग द्रव्य गुण का भी एक लेक्चर करेंगे। हाँ बहुत सर, आठवड़े में बोले तो वीक में हफ्ते में, 1-2 बार
हाँ द्रव्य गुण का लेना चाहिए। हाँ, द्रव्य गुण और रस शास्त्र का थोड़ा थोड़ा होना हाँ, चाहिए। आपकी भी केस कितनी अच्छी थी, आपने सब हेतु उसमें ले हाँ ना, लिए। दही खाते हैं लोग, पता नहीं दही में और इतना क्या इंटरेस्ट है लोग। दही से भी अत्यंबु पान ही करते हैं। और वो अभी गर्मी होती है ना, दोपहर में बहुत ऊन रहता है, तो बाहर जाते हैं तो आइसक्रीम और वो गन्ने का रस ये सब पीते ही, कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही है, अभी नींबू कितना शरबत। बिजनेस चल रहा है, गन्ने गन्ने का वो सब लगा हाँ, दिया बसंती गृह, कितना मगर बिजनेस लोगों फुल हो को गया। मालूम ही नहीं है ना कि वसंत ऋतु में नहीं पीना। वो शोभा यात्रा निकलती है तो बीच में इतना लोग ना ठंडा ठंडा पूरा देते हो, चैत्र महीने में ही रहती है, तो सब उसके बाद में खांसी उनको आती हुए। मैं हर साल बोलती हूँ कि ऐसे मत दे दो, कोल्ड ड्रिंक्स मत दे दो ना। हाँ बराबर है ना। कोई नहीं देते कोई मगर बात नहीं, वो बीमार सुनते पड़ते तो नहीं हमारे पास ही आते हैं ना। वो। मगर हमारा तत्व तो ऐसा है ना कि सब अच्छे रहे। हमारा तत्व किसी अच्छा है, लेकिन लोग तो प्रज्ञा अपराध करेंगे ही ना। इसमें करेंगे तो ही डॉक्टर का भी पद्माकर। तो चलना चाहिए। अगर सब लोग सही हो जाएंगे, सतयुग हो जाएगा, तो फिर ये हमारे पास, हम तो भूखे मरेंगे। सर्वे पे सुखिनः सन्तु। हम वो हम चाहते हैं, बोलते हैं। हम हाँ ना। चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। लोग अपने जो पति है वो अपनी वाइफ का बात नहीं मानते, माता पिता का बात नहीं मानते, तो हमारा हम कौन है। तो उनके पास पैसा है, वो आएंगे हमारे पास बीमार होके, फिर हम उनको हाँ इलाज हाँ करेंगे, फिर वो फिर बीमार पड़ेंगे, फिर वो हमारे पास आएंगे, फिर ठीक होंगे, ऐसे वो चलते रहेगा, चलते रहेगा। हाँ। जी। ओके, थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अभय सर, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलिए। पल्लवी मैम कुछ बोलिए आप। सर एक बार अभी मैंने जमदग्नि सर का लेक्चर सुना था ना, तो उन्होंने बोला कि मांसपाचक भी यूज करना चाहिए प्रतिशाय के पेशेंट में, बराबर। क्योंकि उनका गंध न्यान भी चला जाता है। और नासा को हम मांस धातु के हिसाब से देखें तो वहां पे मांसपाचक भी अच्छा काम करता है, ऐसे उन्होंने बोला। क्योंकि वहां पे मांस की दुष्टि भी हो रही है कहीं ना कहीं। हाँ, म्यूकोजल मेम्ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, मांसपाचक 100% फायदा करता है। तो अभी मैं ऐड करूंगी सर हाँ मांसपाचक। हाँ, जरूर। हाँ, मैं कुछ और थोड़ा अलग बोल हाँ, सकती हूँ क्या? जरूर जरूर। एक व्यासपीठ की एक बुक है, हाँ यशस्वी चिकित्सा। हाँ उसमें हाँ 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 हाँ, पल्लवी जी को मालूम है वो। हाँ, मालूम है वो मैडम, मैं वो हमेशा रीड करती हूँ मैं। हाँ, तो वो प्रतिशाय डिसीज लिया है उसमें। तो शेंडे शास्त्री ने एक थोड़ा अलग योग बता दिया है। मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बोलती हूँ सर। हाँ, वो जरूर बोलिए मैम। नाक जो बंद रहता है हमेशा प्रतिशाय होने के बाद, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 1 लीटर पानी में वो लोहे के पात्र में 1 लीटर पानी रखना है, और उसमें 40 ग्राम त्रिफला चूर्ण डालना है। और 48 घंटे के बाद उसमें का जो ऊपर का पानी है उसका नस्य करना है, और शिरो गौरव और ये कम हो जाता है वो नस्य से। और कैसे, वहां पे मतलब क्या कार्य कारण भाव क्या है। नहीं मालूम मुझे सर। अच्छा ठीक है। जैसा कि शुंठी, गुड़ शुंठी का नस्य करते हैं ना, उस प्रकार ही ये मैंने कभी किया नहीं है, मगर मैं अभी करके देखूंगी। अच्छा ठीक। और और एक सर उसमें उसी और बुक में कुछ और एक। पूछना है कि शुक्र धातु और नासा रोग, नासा व्याधि, वो क्या संबंध लगा सकते हैं? हेलो सर। हाँ, शुक्र धातु और नासा व्याधि, ऐसे देखा जाए तो हाँ शुक्र धातु का काम क्या है, नए नए सेल्स को बनाना। अगर वो हाँ दुष्ट प्रतिशय हो रहा है या हाँ। फिर मतलब क्रॉनिक हो रहा है, तो वहां पे शुक्र धातु को बढ़ाने का हमें दवाई देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सेल्स को रीजनरेट करना है। अगर नहीं करेंगे तो वो पूरा अंदर सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, डीजनरेटिव चेंजेस हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि नासा व्याधि में मकर ध्वज जैसी औषधि अच्छी उपयोगी होगी ना? हाँ, लेकिन वो क्रॉनिक स्टेज में, एक्यूट। क्रॉनिक स्टेज में, हाँ हाँ। हाँ, क्रॉनिक मकर स्टेज है, में वंग भस्म है। वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, हाँ क्योंकि करेक्ट। नहीं नहीं तो वो सड़ जाएगा, तो फिर गंध ज्ञान परमानेंट लॉस हो जाएगा।
आंखों का हाँ भी उसका दुष्परिणाम होता है, मतलब मज्जा तक वो जाता है, दृष्टि दिखना भी कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं ना कि उनको सर्दी जुकाम हुआ और उससे सुनाई देना कम हो गया, वो मतलब ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन होता है, सुनाई देना बंद हो गया, ऐसा भी होता है। तो मज्जा तंतुओं पे भी उसका जो अपने क्रैनियल नर्व्स है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है ना इसका, इन्फेक्शन का। हाँ 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 मज्जा, शुक्र, ये सब पे पड़ता है। हर मतलब रस से लेके शुक्र तक सभी धातुओं पे इसका इफेक्ट होता है, जितना क्रॉनिसिटी बढ़ेगा। सर ये क्रोनिक का थोड़ा मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, मतलब मकर ध्वज हाँ, कैसे मतलब। अभी देखिए, प्रतिशय तो नॉर्मली 5 प्रकार का बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। दुष्ट प्रतिशय माधव निदान में स्पेशली बताया, दुष्ट प्रतिशय जिसको हम लोग क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, उसमें क्या रहता है कि दुष्ट प्रतिशय रहता है, उसके बारे में माधव निदान में स्पेशली बोला है। प्रक्लिद्यते पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति, पुनराह्यते वापि पुनर्विरियते यथा, निश्वासो वाति दुर्गंधो नरो गन्धान्न वेत्ति च, एवं दुष्ट प्रतिशायं जान्यत्कृच साधनम, सर्वे प्रतिशाय नरस्याप्रतिकारिणा दुष्टताम याति कालेन तदा साध्या भवन्ति। मतलब ये बोल रहे हैं कि प्रतिशय की अगर हमने चिकित्सा नहीं किया तो सभी की परिणति दुष्ट प्रतिशय में हो जाएगा, क्रॉनिक साइनोसाइटिस इसमें हो जाएगा। कुछ लोग उसको पीनस बोलते हैं, दुष्ट पीनस, जो मतलब असाध्य होता है, जिसकी इलाज नहीं होता है। उसमें क्या होता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो गया उसमें, या रिनाइटिस हो गया उसमें, बार बार नासिका सूखा होता है या स्त्राव युक्त होगा। उसी तरह से बार बार बिना कोई कारण के नासावरोध होगा, नाक खुला रहेगा, श्वास आएगा तो दुर्गंध युक्त आएगा, गंध ज्ञान का लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा, और ऐसे सारे, और उसमें पस आएगा, सड़ा हुआ जो मांस है वैसा गंदा स्मेल आएगा, मतलब पस भी आता है उसमें। उसी तरह से यह अवस्था जो है, यह क्रॉनिसिटी बढ़ने के वजह से हो जाता है। इसमें कभी कभी सफेद रंग के स्निग्ध और सूक्ष्म कृमियों की भी उत्पत्ति होती है, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं वहां पे, और कृमि शिरोरोग के भी लक्षण मिलते हैं, और ये एक असाध्यता का लक्षण होता है। इसको हमें समझना चाहिए। कभी कभी यह अस्थि धातु तक जाता है, जो भी वहां पे बोन्स हैं, जो वो पूरे एरिया में, तो उसमें क्या रहता है, और इसके बारे में योग रत्नाकर में बताया है कि अगर ये बढ़ जाए तो नासास्थि, गंडास्थि, पूरा कपाल अस्थि, इसमें दुष्टि उत्पन्न करते हैं। और गंड प्रदेश, भू प्रदेश, मतलब जो आईब्रोज है वहां पे पेन होगा, स्पर्शा सहत्व मिलेगा, और नासा स्राव घन, पीत और दुर्गंधी युक्त होगा, स्त्राव जल्दी बाहर नहीं आएगा, और पूरे संचिति होने की आशंका मिलती है। अगर ये चीज क्रॉनिक हो गया और सड़न हो गई बहुत ज्यादा, प्रतिशय बहुत दुष्ट प्रतिशय हो गया और सड़ रहे, और कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे हैं, तो कर्ण बाधिर्य, ये अपने आयुर्वेद के आचार्यों ने बोला है, सुश्रुत में बोला है, बाधिर्य आंध्यम अग्रत्वम घोरांश नयनामयान श्रोताग्नि साधका संश क्रुद्धा कुर्वन्ति पीनसा। इसका मतलब है कि कर्ण बाधिर्य होगा, अंधत्व होगा, आंखों से दिखना बंद होगा, गंध ज्ञान होगा, गंध नाश होगा, गंध ज्ञान का नाश होगा, फिर नेत्र रोग हो जाएंगे, शोथ होगा, अग्निमंद होगा, कास होगा। इसके अलावा छर्दी, अतिसार, अरुचि, गौरव, ज्वर, अरति, ऐसे उपद्रव हो जाते हैं। और सान्निपातिक जो दुष्ट प्रतिशय है वो असाध्य बताया है, कृच्छ साध्य असाध्य ही बताया, इसका इलाज ही नहीं है, कुछ भी इलाज नहीं है, ऐसा बताया। तो वहां हमें जब चिकित्सा करते हैं तो हमें यहाँ पे ये पहले देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट है। कफ तो है ही, लेकिन पित्त और वायु का भी रहता है। तो इसमें हम असाध्य है हम पेशेंट को बोलते हैं, लेकिन हम चिकित्सा में विविध क्षारों का प्रयोग करते हैं, मूत्रों का प्रयोग करते हैं, पित्त का प्रयोग करते हैं। तो सुश्रुताचार्य जी ने बोला है उसके हिसाब से, हरिद्रा, मुस्ता, शुंठी, करंज, करंज का बीज, यवक्षार, निर्गुंडी का बीज, अजामूत्र, गोमूत्र, इनसे क्या हुआ, जो सिद्ध क्या हुआ, जो घृत है वह पीने के लिए देना है, तीक्ष्ण निरु और अनुवासन देना है, हींग का प्रयोग करना है, यवक्षार, देवदार से सिद्ध मासरस का प्रयोग करना है। उसी तरह से भल्लातक परपटी, श्रृंग भस्म, संजीवनी गुटी, यह सबसे अच्छा माना जाता है। उसी तरह से इसमें कर्पूर और तुलसी के पत्र का स्वरस, करवीर के पत्र का स्वरस, हरिद्रा, दुर्वा और कुमकुम सिद्ध द्रव्यों का जो घृत है उसका नस्य, और दुर्वा का घृत का नस्य,
ये सब देते हैं। उसी तरह से सूक्ष्म त्रिफला, चतुर्भुज रस, गंधक रसायन, ये सब देने से फायदा होता है। और अगर बहुत ज्यादा क्षय हो रहा है, वहां पे सड़न हो रही है, तो इसलिए हमें शुक्र पे भी काम करना है। इसलिए त्रिवंग भस्म या सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये देना पड़ता है। हाँ, अब आप लोग बोलिए, मैंने जो बताया सही बताया कि गलत बताया? यकृत विकार में भी प्रतिशाय दिखाई देता है। जी ग्रहणी। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हम, मेरी नहीं आई ना। नहीं, आपकी अभी आ रही है बीच आवाज? बीच में। आप हाँ। आपकी आ रही हाँ, है? मगर तो यकृत यकृत विकार में हाँ, प्रतिशय दिखाई देता है। बराबर। या जीर्ण प्रतिशय में यकृत के ऊपर काम करने वाली कुटकी, आरोग्यवर्धिनी, ये दे दिया तो भी कंट्रोल हो जाता है बराबर। प्रतिशय। बराबर, जीर्ण आपने सही प्रतिशय। बताया। क्योंकि कहीं ना कहीं आम है, सार्किट विभाजन गड़बड़ाया है, और वहां पे कफ दोष की विकृति तो है ही। तो हमें कफ को सुखाने के लिए क्लेद को भी निकालना है, सार्किट विभाजन अच्छा करना है। तो इसलिए आरोग्यवर्धिनी, कुटकी जैसे द्रव्य बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना यकृत अच्छा होगा उतना अग्नि अच्छा होगा, अग्नि अच्छा होगा उतना हमारा सारा बीमारी जल्दी सॉल्व होगा। और किसी को कुछ हाँ पूछना है? हाँ। हाँ हाँ सर। वो यशस्वी चिकित्सा बुक है ना, उसमें हाँ, और एक उन्होंने बोला है कि वो प्रतिशय में सेंधव जल का नस्य देना चाहिए, तो जल्दी वो अच्छा फायदा देता है। सेंधव जल का नस्य बोला। जी, हाँ। सही हेलो बताया। सर। हाँ जी। हेलो सर, ये सेंधव जल का नस्य भी मतलब निरामावस्था में ही देने का, या मतलब कब देना, कैसे दे सकते हैं मतलब आपके विचार से? नस्य देने के लिए आम और निराम क्या देखना है हमें? वहां पे सेंधा नमक का पानी डालेंगे, वो पूरा कफ का निकाल देगा विलेट करके। पेट में और कोई भी चीजों पे आम निराम देखते हैं, लेकिन नाक में डालने में क्या है? नाक बंद है, नाक खुल जाएगा उससे। हाँ सर, और एक मतलब तालिसादी चूर्ण और सितोपलादी चूर्ण में मतलब कुछ डिफरेंशियल मतलब फर्क है क्या, मतलब हमें तो थोड़ा सर ये एक्सप्लेन कर बताते सकते? हैं कि पक्वाशय में भी दोष रहे तो ताली से दे दो, और ऊपर रहे, पक्वाशय के ऊपर रहे तो सितोपला दे दो। इसमें मत मतांतर है। और मुझे एक और चीज बोलना है, ये जो प्रतिशय रहता है इसका भी आमावस्था और पक्वावस्था रहता है। जब हम दुष्ट प्रतिशय को छोड़ दें तो आमावस्था भी रहती है, पक्वावस्था भी रहती है। उसको भी अष्टांग हृदयकार ने ऐसा दो अवस्था बताई है। वातज प्रतिशय में जैसे कि आपने भी बताया सूरज जी, कि शुष्कता रहती है, पेन ज्यादा रहता है, टेम्पोरल रीजन में छींक आती है, हास्य रस रहता है, स्वरूपघात रहता है, और इसमें स्निग्ध लवण उष्ण अम्ल द्रव्य से आराम मिलता है। और पित्तज में जो स्त्राव होगा उसमें दाह होगा, बर्निंग होगा, और पाक होगा। नाक में पक पक जाएगा, जैसे अल्सरेशन हो गया है। नासाग्र, मुख, नेत्र, ये सब में पक जाता है बहुत। कफज प्रतिशय में छींके बहुत आती हैं, मुंह से लार बहुत आता है, प्रसेक होता है, अरुचि होता है, शोथ होता है, पांडु रोग होता है, फिर कंडू होता है, फिर मन्याग्रह होगा, अग्निमांद्य होगा। और सान्निपातिक में तीनों के लक्षण होंगे। कभी कभी रक्तज प्रतिशय होता है जिससे खून भी आता है, और उसमें क्या होता है, खुजली बहुत ज्यादा रहती है, नासिका और मुख में दुर्गंधी रहती है, गंध ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसे हमें कंडीशन देखना है, फिर चिकित्सा उसके हिसाब से करनी है। वातज में हमें नस्य देना है तो स्नेह युक्त नस्य देना है। वातज प्रतिशय में वात शामक सारी चीजें देनी है। पित्तज में पित्त शामक देना है। कफज में कफ शामक देना है। और रक्तज में हमें पहले तो थोड़ा रक्त जाने देना है, और उसके बाद में स्तंभन करने वाली दवाइयां देनी है, तो ये ठीक हो जाता है। स्त्रवसन कार्य करणारी बहावा, द्राक्षा, ऐसा विरेचन भी यहाँ पे चलेगा। सही बात है पित्त में। जी, सही बात है। और इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि ज्योतिषमती, फिर पाठा मूल, कुटकी, वचा, सरसों, कटफल, पिपली, पिपली मूल, सेंधा नमक, अजमोदा, करंज बीज। इसी तरह से अगर पित्तज है तो यष्टि मधु, रक्त चंदन, इससे सिद्ध दूध देना है, तो पित्तज संप्राप्ति में फायदा होता है। इसी तरह से लवंग, प्रियंगु, उशीर, रक्त चंदन, मनुक्का, गोजिह्वा, कटफल, यष्टि मधु, ऐसे इतने सारी दवाइयां हैं ना, 1.5 लाख दवाइयां हैं।
हम लोग कौन सा दवाई आसव अरिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पिपल्य आसव कर दिया प्रयोग, जीरकाद्य कर दिया। तो मतलब इतनी सारी दवाइयां, इतने वैरायटी। अगर हमें बहुत ज्यादा वातज टाइप लग रहा है तो उसमें कंटकारी घृत दे, बहुत अच्छा फायदा करता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें देना है, लेकिन बेसिक वही है, दीपन पाचन अनुलोमन से शुरू करना है। हेलो सर, और एक हाँ पूछना था, मतलब मैंने मतलब सुश्रुत में पढ़ा था, मतलब अर्श का चैप्टर, उसमें एक आया था कि नासागत अर्श। तो जी। उसमें सर नासा में जो अपना माउस धातु है उसमें अगर शोथ है, तो मतलब इसका मतलब हम विचार कैसे करेंगे इसका? तो हम अर्श जैसी चिकित्सा करेंगे ना। अर्श क्या होता है? अतिमल संचयात और अग्निमांद्यत। अग्निमांद को ठीक करना है, मल को निकालना है, और दीपन पाचन और अर्शोग्न चिकित्सा करना है। नासार्श अ- में भी हो रहा है तो वो हमें वैसे ही अर्शोग्न चिकित्सा, अर्शोग्निवटी, अर्शकुटारस, कांकायन बटी, वो सब देना है। हाँ सर। या फिर हम लोग नवसागर को पानी में घोल के उसके ड्रॉप्स डालते हैं। 2-3 ड्रॉप डाला ना, वो सूख जाता है, मतलब क्षार कर्म भी करते हैं। और सर वो डीएनएस रहता है, डेविडेट डीएनएस ने, रहता है तो सेप्टम को ताकत देने के लिए, बाकी ये नस्य वगैरह तो देंगे ही हम, लेकिन सेप्टम को ताकत देने के लिए हम लाक्षा कुकुर देते हैं, अस्थि मज्जा पाचक देते हैं, उससे वो ताकत आ जाती है। और सर ये मतलब थोड़ा मतलब डिफरेंट है ना, मतलब नासागत अर्श और डीएनएस पूरा, या मतलब कुछ रिलेशन है इसका? डीएनएस तो डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, नेजल सेप्टम डेविएट हो गया एस के शेप में। नासार्च मतलब मत्स्य आ जाते हैं। हाँ सर। हाँ ठीक है, आप लोग को कुछ और बोलना है तो बोलिए प्लीज, ऐसे टाइम हो गया है। हाँ बोलिए मैम। नासा। हाँ बोलिए। बोलिए पल्लवी मैम। हाँ सर, डीएनएस में हम अस्थि धातु की विकृति देखेंगे ना, और हाँ नासार्बुद में हम मांस धातु की विकृति देखेंगे ना सर। बराबर। जी, हाँ। सही बताया आपने। तो उसमें हम अस्थि मज्जा पाचक देंगे डीएनएस में, यहाँ पे मांस पाचक देंगे। दोनों कंडीशन अलग हो गई। बाकी हम प्रतिशय की चिकित्सा तो करेंगे ही, शिरोविरेचन, जहाँ स्नेहन की जरूरत है तो स्नेहक नस्य देंगे, नावन नस्य देंगे, प्रधमन नस्य देंगे। जैसा जो जरूरी है वो तो देना ही पड़ेगा। धूमपान भी कराते हैं प्रतिशय में, उससे भी फायदा होता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? ये लेक्चर होने के बाद मैं तात्काल फोन करूँ क्या आपको? हाँ जरूर करिए। तो अभी मैं ओके। सेशन बंद करता हूँ, 1 घंटा हो गया। आप मैम करिए फोन, और मैं वो मंत्र भेजूंगा अभी जैसे ही टाइम मिलता है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अगर नए मंत्र नहीं आया, जिन्होंने मुझे मेल आईडी दिया है, तो मुझे आप लोग परेशान करिए, झगड़ा लड़ाई करिए, लेकिन लीजिए कल मुझे फोन करके और मुझसे मांगिए आप लोग, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, इतने सारे काम रहते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू।